नमस्कार। मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में वैसे तो हर हफ्ते हम बात करते हैं खेती की, किसानी की और किसानों की, लेकिन साथ ही हम चाहते हैं कि आपको जो नीतिगत क्षेत्र में जो बड़े बदलाव हो रहे हों उनसे भी अवगत रखा जाए और समय समय पर हम अपने इस शो में ऐसे विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं जिनको पॉलिसीज की जानकारी होती है, जिनको जो पर्दे के पीछे की बहुत सारी बातें हैं जो हो सकता है कि सामने आने में साल 2 साल लगे, वो उनको जानकारियां होती हैं। बहुत बार वो सरकार के साथ मिलकर कई सारे कार्यक्रम और नीतियां तैयार करने में भागीदार होते हैं। ऐसे विशेषज्ञों को आपके सामने हम लेकर आते रहते हैं। अब से कुछ ही दिनों में देश का आम बजट पेश किया जाएगा और आम बजट पर आमतौर पे ये नजर होती है, सबकी होती है कि इसमें क्या आने वाला है। लेकिन पिछले 7 सालों का जो नरेंद्र मोदी सरकार का इतिहास रहा है बजट का, उसमें कई सालों में हमने देखा है कि उसे एक तरह से ये करार दिया गया है कि ये पूरी तरह से कृषि का और किसानों का ही बजट है। ऐसे में ये जो बजट आ रहा है उस पर खास तौर से कृषि क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं उनकी निगाह बहुत पैनी है और ये अटकलें लग रही हैं कि क्या कुछ आ सकता है, जैसा कि आमतौर पर बजट से पहले होता है। तो आज के मंडी.com में भी हमारी चर्चा इसी विषय पर केंद्रित होगी और इस पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान को हमने अपने साथ आज जोड़ा है। उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुखपाल सिंह हैं जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं और जो IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं और उसके साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। तमाम कहा जाए कि जो जर्नल्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें तो इनके आर्टिकल्स आते ही हैं, लेकिन साथ ही कई सारी विदेशी विश्वविद्यालय और जो शैक्षणिक संस्थान है वहां भी एग्रीकल्चर पर अपना इनपुट देने के लिए डॉक्टर सुखपाल सिंह को अक्सर बुलाया जाता है। डॉक्टर सुखपाल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। धन्यवाद भुवन। डॉक्टर सिंह, बात की शुरुआत सीधे ही करते हैं। जो अभी मैंने एक तरह से कार्यक्रम का परिचय देते हुए कहा कि आज हम बजट पर बात करेंगे, तो इस बजट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? इस मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो क्या कुछ आप उम्मीद कर रहे हैं कि आ सकता है बजट में? देखिए, बजट वैसे तो एक वार्षिक का प्रक्रिया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत सी नीतियों की घोषणा और नीतियों के लिए फंड्स देना बजट के थ्रू ही हो रहा है। चाहे हम किसानों के संगठन बनाने की नीति की बात करें या चाहे हम किसानों के संगठनों को आय कर में छूट देने की बात करें या जैसे हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च करने की बात करें, ये काफी चीजें बजट के थ्रू आ रही हैं। इसलिए बजट के ऊपर किसानों की और सारे जो खेती में दिलचस्पी रखने वाले बात है लोग हैं, उनकी दिलचस्पी रहती है। तो इसलिए जरूरी है कि हमें देखना पड़े कि बजट में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे हम कृषि क्षेत्र को और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास कोई पॉलिसी तो है नहीं देश में, ना ही कई राज्यों में कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी है। लेकिन बजट ऐसी कई स्कीमें लाता है, ऐसे प्रोग्राम लाता है जिससे कृषि को कई बार काफी संसाधन मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। जी डॉक्टर सिंह, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा और विस्तार में समझना चाहूंगा, खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, क्योंकि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने देखा है कि पहले भी कई सारी घोषणाएं हुई हैं। एक तरह से 2015 में ही सॉइल टेस्टिंग के बारे में बहुत सारी बात हुई थी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे सुधार किए गए थे और उसके बाद हमने लगातार देखा, चाहे वो PM सिंचाई योजना है या अभी हाल में जो वेयर हाउसिंग पे जिस तरह से जोर बढ़ा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कृषि में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए जिससे कि जो गति बनी है या जो हो रहा है उसमें और थोड़ा तेजी आए? मैं इसको दो भागों में बांट के देखना चाहूंगा। एक तो प्रोडक्शन रिलेटेड, जो उत्पादन से संबंधित हमारा ढांचा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरा जो मंडी से संबंधित है। नाउ प्रोडक्शन जो पार्ट है उसमें समस्या ये है कि जब हम कृषि की जैसे बात करते हैं, जहाँ नए बीजों की, जहाँ चीजों की बात करते हैं, लैब्स की बात करते हैं, ये दीर्घ काल के काम है, ये लघु काल में नहीं हो सकते। इसलिए मैं फोकस करना चाहूंगा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है वेयर हाउसिंग की। कि हमारा किसान पैदा तो कर लेता है, जो भी करता है, जितना भी करता है वो, लेकिन जब उसको रखने का, जब बेचने का आता है, क्योंकि उसने ऋण लेके पैदा किया होता है, वो रख नहीं सकता, उसकी मजबूरी होती है बेचना और आगे उसको फिर रीपेमेंट करना होता है जो पैसे लिए होते हैं। इसमें हमारे पास बहुत अच्छा एक कानून और बहुत अच्छी संस्था है, वेयर हाउस रिसीप्ट एक्ट है और वेयर हाउस अथॉरिटी हमारे पास है। 2007 से कानून है, 2010 से अथॉरिटी बनी हुई है, जिसमें ये सुविधा है कि किसान अगर अपने माल को तुरंत
खेत से निकाल के नहीं बेचना चाहता, जब मंडी की कीमत आमतौर पे कम होती है, तो एक वेयर हाउस में रख के उसके खिलाफ वो 80% उसकी वैल्यू तक लोन ले सकता है बैंक से। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इतने सालों के बाद भी हमारे पास 3000 से भी कम ऐसे वेयर हाउस हैं जिसको देख के बैंक लोन देता है। अच्छा डॉक्टर सिंह, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आपने किसानों की फाइनेंसिंग की बात कही है। हर बार बजट में हम देखते हैं कि कृषि ऋण के तौर पे करीब 1.5 लाख 2 लाख करोड़ इजाफा होता है। माना जा रहा है कि इस बार 18.5-19 लाख करोड़ तक ये रकम जा सकती है जो कृषि ऋण है। लेकिन ये तो फंड है, लेकिन अगर वास्तव में जो जमीन पर देखा जाए कि किसानों को जो ऋण देने की बात होती है, हालांकि ये प्राथमिक क्षेत्र में है, प्राइमरी सेक्टर में है, इसके बाद भी बहुत सारी मुश्किलें हैं और कई सहूलियतें आने के बाद भी सरकार की ओर से बैंक अभी भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है इसमें? बहुत अच्छा, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे खुशी है कि आपने पूछा ये, इस पे मैं बहुत चिंतित हूँ। एक तो ये बात है, जब हम प्रायोरिटी सेक्टर की बात करते हैं कि कृषि के लिए कुछ पैसे राख में रखे जाते हैं, तो 16 लाख करोड़ हो चाहे 18 लाख करोड़ हो, इसमें ऐसे ऐसे चीजों के लिए लोन की अनुमति दी गई है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, जो भी कोई चीज खेती से सीधे और या सीधे तौर पे लिंक्ड है, उसको भी इसमें रखा गया है, जिसमें हो ये रहा है कि जो पैसा किसान के लिए रखा जाता है उसका इस्तेमाल खेती के आजू बाजू हो जाता है और किसान को नहीं मिलता। हो इसमें छोटा किसान, सीमांत किसान, वो छूट जाता है। मैं इसको इसलिए भी ज्यादा इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि हमारे देश में जो सरकारी आंकड़ा है वो तो कहता है कि 17% जमीन पे लीजिंग के तौर पे खेती हो रही है, जो मालिक है वो नहीं कर रहा। लेकिन सच्चाई में अगर जाए, रियलिटी में जाए, तो कम से कम 30-40% एरिया ऐसा है जो मालिक खेती ना करके दूसरे कोई लोग ठेके पे लेके या बटाई पे लेके कर रहे हैं। वो इस सिस्टम में पहचाने भी नहीं जाते जी। अगर मैं जमीन का मालिक नहीं हूं, मुझे कोई ऋण इंस्टीट्यूशन सोर्स से मिलता ही नहीं है, तो असली किसान है जो छूट जाते हैं इसमें। मैं आपको रोक रहा हूं, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अभी ब्रेक से लौटने के बाद इस बातचीत को हम जारी रखेंगे और आपका जो ये उत्तर है उसको भी हम पूरा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लौटने के बाद मंडी.com में चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में, और हम बात कर रहे हैं आज आने वाले बजट में कृषि के लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है, उन विषयों पर। और हमारे साथ इस बातचीत में सहभागी आज बने हैं IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर सुखपाल सिंह। डॉक्टर सिंह, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो कर्ज में परेशानी है किसानों को, हालांकि फंड की कमी नहीं है, लेकिन ये फंड जो है वो किसानों के पास जो वास्तव में जरूरतमंद किसान है उनके तक आने में क्या क्या परेशानियां हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर इस उत्तर को आप जल्दी समाप्त कर सकें, तो इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। आप इस बात को अपनी पूरी कर दीजिए जो आप बता रहे हैं। ओके, मैं ये कह रहा था, एक तो जब हम किसान किसको मानते हैं इस बात में भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जो लोन दिया जाता है किसान को जमीन के नाम पे दिया जाता है, लेकिन देश में काफी लोग ऐसे हैं और काफी जमीन ऐसी है, जैसे मैंने कहा 30 से 40% भी हो सकती है, जो मालिक से काश्त नहीं की जाती, दूसरे उसको लेके करते हैं। उनको बैंकिंग सिस्टम में किसान ही नहीं माना जाता, उनको कोई लोन नहीं मिलता। आंध्र प्रदेश ने एक लाइसेंस्ड
टेनेंट कल्टीवेटर का एक्ट बनाया था 2011 में, 19 में फिर उन्होंने सुधार किया उसमें, इसी चीज को सुविधा देने के लिए कि उन लोगों को भी लाइसेंस दिया जाए जिससे वो बैंक में जाके लोन ले सकें, लेकिन उसमें भी कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। तो एक तो ये बात है कि हम असली किसान तक पहुंच ही नहीं रहे, इंस्टीट्यूशनल हमारा लोन सिस्टम है जो। दूसरा जो है कि जिस तरह से हमने प्रायोरिटी सेक्टर को डिफाइन किया है उसमें काफी ऐसी चीजों को डाल रखा है जो किसान तक लोन को पहुंचने नहीं देती, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे कोई और चीज हो। जब तक इसको फोकस नहीं करते छोटे किसान पे तब तक नहीं होगा। जी, यानी छोटे किसानों पर फोकस होना चाहिए, इसको ये इसमें एक राय डॉक्टर सिंह की। डॉक्टर सिंह, ये जो विषय आपने उठाया है, इस विषय की जो चर्चा, सरकार का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है पीएम किसान, जिसमें कि 6,000 रुपए साल में किसानों को दिया जाता है, उसके संदर्भ में भी होती रहती है। और बहुत बार ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो वास्तव में जमीन का मालिक नहीं है किसानों का, वो इसका एक बेनिफिशियरी नहीं बन पाता है। इसमें ऐसा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है कि इस बजट में इस पर कोई घोषणा आए और पीएम किसान का दायरा बढ़ाकर उसमें जो लीज पर खेती करने वाले लोग हैं या जो लैंड लेबर्स हैं उनको भी कुछ किसी तौर पे शामिल किया जाए। आपका क्या मानना है? अच्छी बात है। मैं तो एक मानता हूं कि पीएम किसान बड़ा ही एक तरीके से कुछ लोगों के लिए, जमीन मालिकों के लिए है। हमें पता है कि देश में कितने लोग बेजमीने हैं और कितने लोग दूसरों की जमीन ठेके पे लेके या बटाई पे लेके खेती करते हैं, उनके लिए इसमें कुछ है ही नहीं। इसके मुकाबले जब कुछ राज्यों के आप प्रोग्राम देखें उनमें शमूलियत लोगों की ज्यादा है, उनको सबके लिए किया हुआ है, चाहे कोई मालिक है, चाहे कोई गैर मालिकी खेती करता है, चाहे कोई कृषि का वर्कर है, फार्म लेबर है, उनके लिए भी है। तो हमें इसको एक्सपैंड करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि जैसे इसमें ऑलरेडी कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, मुझे नहीं लगता कि हमें सब जमीन मालिकों को ये पैसा देना चाहिए। हमें इसको भी कर्टेल करके उनको देना चाहिए जिनको इस सबसे ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर साहब, जो ऋण की बात आपने कही है, वापस मैं उस पर लौट रहा हूं, लेकिन इस बार मैं छोटे किसान के सीधे छोटे किसान के तौर पे आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं कि जो छोटे किसानों का संगठन आजकल एक बड़ी तेजी से एक कॉन्सेप्ट उभरा है और सरकार जिसको कि बहुत ज्यादा बढ़ावा भी देना चाह रही है, एफपीओ का जो कॉन्सेप्ट है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिहाज से क्या फाइनेंसिंग में कुछ, जैसे ENWR का जो जिक्र आपने किया, जो इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट है, उससे एफपीओज को ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से लाभ होता रहा है और हमने देखा है कि वो होता है, उसमें और क्या क्या किया जा सकता है जिससे कि और इसको बढ़ाया जा सके? देखिए, एफपीओ के लिए तो पहले ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आरबीआई का डायरेक्टिव है कि 5 करोड़ तक का लोन एफपीओ को दिया जा सकता है प्रायोरिटी सेक्टर में से। लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें अलग ओपिनियन है। वो ये है कि अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर को किसानों के लिए मान रहे हैं ज्यादातर खेती के लिए, तो अगर आपको दूसरे संस्थाओं को, जैसे एफपीओ हो, फूड प्रोसेसर कोई हो, एग्री प्रोसेसर वाला हो, कोई कोल्ड स्टोर वाला हो, वेयर हाउस वाला, उनको अगर हमें सपोर्ट करना है तो उनके लिए अलग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होनी चाहिए। खेती की प्रायोरिटी सेक्टर का पैसा लेके उनको नहीं देना चाहिए। तो ये अलग करना पड़ेगा ताकि इसमें फोकस आ सके, किसानों को जो पैसा जाना है वो जाए। अभी क्या हो रहा है, आपको ये हैरानी होगी जान के, मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ जो ग्राउंड पे क्या है। एक तो ये किसान को पैसा ना देके लोग बड़े बड़े लोन देके बड़ी बड़ी कंपनियों को, प्रोसेसर्स को और दूसरों को अपना कोटा पूरा कर लेते हैं बैंक। दूसरा, बैंकों को भी आरबीआई ने जो लॉ कर रखा है कि अगर आपने प्रायोरिटी सेक्टर कोटा पूरा कर दिया और आपने ज्यादा कर दिया, दूसरा बैंक आपसे वो लोन अकाउंट खरीद सकता है। इसका सब बैंकों को पूरा करने की भी जरूरत ही नहीं है, इसकी भी ट्रेडिंग अलाउ कर दी गई है। जो गलत बात है, हर बैंक के ऊपर ये होना चाहिए कि अपना कोटा खुद पूरा करो, प्रॉक्सी आपको नहीं चलेगी। जी, यानी साफ तौर पे कहने का मतलब ये है कि जो लूप होल्स इसमें हैं, जो कि देखने में तो ये लगता है कि बहुत सारा जोर दिया जा रहा है उस पे, लेकिन वो वास्तव में जमीन पर उतर नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को बंद किए जाने की जरूरत है, ऐसा कहना है डॉक्टर सुखपाल सिंह का। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटने के बाद ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी रोड। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज आने वाले बजट के बारे में और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट में कृषि के लिहाज से, किसानों के लिहाज से क्या कुछ आ सकता है, या कहा जाए तो क्या कुछ आना चाहिए। यानी किसानों की विश लिस्ट क्या है। और किसानों की विश लिस्ट को समझने के लिए हमने बुलाया है अपने साथ आज डॉक्टर सुखपाल सिंह को, जो वैसे तो एकेडमिशियन है, वैसे तो IIM के प्रोफेसर हैं, लेकिन दशक से ज्यादा यानी 2-3 दशकों से लगातार FPOs के साथ, किसानों के जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके साथ काम करते रहे हैं नजदीक से। पॉलिसी के अंदर और बाहर दोनों तरफ उनकी गहरी नजर होती है, तो इसलिए हम उनसे समझना ये चाह रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें कहां से निकल के कहां पहुंच रही हैं और बीच में कहां गड़बड़ी हो रही है। डॉक्टर सिंह, हमने बात की अभी तक किसानों के बारे में, फाइनेंसिंग के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। खेती से जब भी हम खेती की चर्चा करते हैं तो साथ ही एक जो खेती की सहायक सेवाएं हैं, जिसमें कि डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरी है और इस तरह की तमाम जो दूसरी सेवाएं हैं, जो सेक्टर्स हैं, जिस पर कि हमने देखा है कि पिछले कुछ बजट में सरकार का बहुत ज्यादा जोर रहा है और हर बजट में चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे डेयरी है, उन सब के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं और बड़ी बड़ी रकम भी बजट में प्रस्तावित रही हैं। इसमें जो आपने अभी तक का विकास देखा है उसको आप किस तरह से एक तरह से समअप करेंगे और आगे के लिए आपको क्या लगता है, क्या रास्ता क्या है? देखिए, ये जो आपने बात की, चाहे डेयरी की हो, चाहे फिशरी की, चाहे पोल्ट्री की, हाई वैल्यू सेक्टर माने जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी जो फायदे की बात यह है कि जब इन सेक्टर में हम प्रोडक्शन का प्रमोशन करते हैं तो इनके लिए रेडीमेड मार्केट है। जब इंडिया की मार्केट ग्रो कर रही है चीजों के लिए, ज्यादा मीट खा रहे हैं, ज्यादा मछली खा रहे हैं, ज्यादा अंडे खा रहे हैं और ज्यादा दूध पिया जा रहा है, इसमें किसान ज्यादा पैसा कमा सकता है। और दूसरी बात सुनने वाली इसमें यह है कि जो लोग इस धंधे में लगे हुए हैं वो ज्यादातर कम जमीन वाले या बेजमीने हैं, तो इसलिए आप एक बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित कर सकते हैं जब इस तरह की चीजों के लिए आप उसका पॉलिसी सपोर्ट दोगे। गवर्नमेंट ने जो किसान क्रेडिट कार्ड इन लोगों को देने का पिछली बार जो अनाउंस किया, बहुत अच्छी बात है। हमें इस चीज को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही फ्यूचर का एक सेक्टर है, क्योंकि हम गेहूं चावल करके किसानों की आय नहीं बढ़ा सकते। आपने देखा होगा कि डायनासोर का सर्वे भी, अगर किसान की आय देखें, सिर्फ 40-45% आय सिर्फ कृषि से आती है, फसलों से आती है, बाकी तो अलाइड सेक्टर से आती है या वेज वर्क से आती है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल काफी है, मार्केट बहुत अच्छी है इसके लिए और इसमें काफी किसानों को आय का जरिया मिल सकता है और इसको हम और बढ़ावा दें। जी डॉक्टर सिंह, इसमें एक पेच जो है वो मार्केटिंग का है, क्योंकि मैंने देखा है कि डेयरी में काम करने वाले लगभग सारे के सारे किसान जो हैं ऑन पेपर चाहे वो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अगर किसान अकेले तौर पे काम करता है तो बहुत मुश्किल है कि वो इसमें से कुछ मुनाफा कमा सके। आमतौर पे जो समूहों में काम करते हैं डेयरी में भी जो किसान, वही इसमें फायदा कमा पाते हैं। इसमें आपको क्या लगता है, कुछ हस्तक्षेप की जरूरत है, क्या किया जा सकता है इसमें? नहीं, इसलिए तो जो FPO का प्रोग्राम है बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि किसान पैदा करने में बड़ा कुशल है, खेत में अपने अकेले छोटे खेत में काम कर सकता है और दूसरों से अच्छा कर सकता है, लेकिन जब मंडी से भिड़ने की बात आती है, चाहे मंडी से खरीदना हो चाहे मंडी में बेचना हो, तब उसको प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म है FPO या कोऑपरेटिव या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या कोई उनका एसोसिएशन या संघ हो उनका, जो वो बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, सरकार की नीति उसको बढ़ावा दे रही है FPOs को, उसी के जरिए किसान को बार्गेनिंग पावर मिल सकती है और किसान अच्छी कीमत अपने माल की तय कर सकता है, किसान वैल्यू एडिशन की तरफ बढ़ सकता है, किसान प्रोसेसिंग कर सकता है, किसान एक्सपोर्ट कर सकता है।
ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो कंसेप्ट है लॉ में, इतना अच्छा है कि इसमें कोई भी काम आप कर सकते हो, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा चीज है ये, अच्छी बात है, सरकार इसको प्रमोट कर रही है। हमें देखना यह है कि कैसे इसको छोटे किसानों तक ले जाके उनको इनकी जो महत्ता है उसको रियलाइज करवा के, उनको अनुभव दे के उनका उसको साथ जोड़ा जाए, और जितना ये हम बढ़ाएंगे उतना छोटे किसान के लिए अच्छा होगा, ताकि वो मंडी की मार से बच सके। जी, कुछ और खेती ऐसी हैं डॉक्टर सिंह जो बहुत ही निश कहा जाए कि है, बहुत कम होती है, लेकिन देखा गया है कि जो लोग उसको करते हैं उसमें काफी अच्छी आमदनी उनको मिलती है। जैसे पर्ल फार्मिंग है जिसमें कि लोग मोती बनाते हैं, श्रिम्प फार्मिंग है झींगे की खेती, या जो मशरूम की का आजकल बहुत तेजी से एक उभार हुआ है, जिसमें कि अब काफी उड़ीसा जैसे जो गर्म प्रदेश माने जाते हैं वहां भी मशरूम की बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। इन सब में आपको लगता है कि कोई पॉलिसी सपोर्ट की किसी तरह की जरूरत है, चाहे वो मार्केटिंग के लिहाज से हो या फिर उसको कहा जाए कि जो सोइंग और जो कल्टीवेशन के दौर की बात हो? नहीं, देखिए ये तो निश सेक्टर है, निश ही रहेंगे, इसमें कोई ज्यादा बड़े लार्ज स्केल पे इसको प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक तो इतना पोटेंशियल नहीं रहता, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, और दूसरा इसमें जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी वगैरह चाहिए, जिस तरह की नॉलेज चाहिए, मार्केट नॉलेज चाहिए, बिजनेस उस तरह की नहीं रहेगी हमारे पास। तो इसको मैं कहूंगा कि इसके ऊपर ज्यादा आप पॉलिसी थ्रस्ट नहीं दे सकते। पॉलिसी थ्रस्ट हमें उन्हीं चीजों पे देना पड़ेगा जो हमारे लिए किसान की आय के लिए और अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, जैसे ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, इसमें हमें काफी ध्यान देने की जरूरत है। दोनों के लिए विन विन है, किसान के लिए भी प्रोडक्शन की तरफ से, इनकम की तरफ से, और सरकार के लिए, क्योंकि हम बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में। तो जो भी हमारा सिस्टम है, चाहे प्राइस सपोर्ट का हो, चाहे प्रोडक्शन सपोर्ट का हो, अगर उसको थोड़ा, मैं कहता हूँ इसको एमएसपी को डायनामिक बना के, क्रॉप फोकस का चेंज करके नई फसलों पे लाया जाए जिन फसलों की हमें जरूरत है, तो इससे काफी फायदा मिल सकता है सभी लोगों को। जी, यानी कुल मिला के जो एमएसपी को सीधे तौर पे ये ना रखा जाए कि हर साल जिन फसलों पर एमएसपी आ रहा है उसी पे आए, उसको स्ट्रेटेजिक तौर पे चुनाव किया जाए और फसलों को उन पे एक इंसेंटिव के तौर पे एमएसपी, उससे क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज होगा जो हमें चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न हमें चाहिए, जो रिसोर्स कंजर्वेशन में वो जरूरी हुआ वो हो जाएगा। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हुए और इन तमाम बातों पर, और बजट में क्या कुछ किसानों के और खेती के लिए आ सकता है या क्या आना चाहिए, इस पे आपने अपनी राय दी। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे डॉक्टर सुखपाल सिंह, IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर, जो बात कर रहे थे हमसे कि आने वाले आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कृषि के लिए क्या कुछ घोषणाएं कर सकती हैं। फिलहाल अब मंडी.com में हो गया है समय इजाजत लेने का आपसे, तो मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।